नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्यपाल को पूरा पढ़ के समाप्त कर लिया था। अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो मुख्यमंत्री की ओर होगा। ठीक है, मेरा नहीं, इस क्लास का। मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता है, राजनीति में ककहरे बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमें मुख्यमंत्री के पद को पढ़ना है। आपने देखा था कि जो राज्य की सरकारें होती हैं उनकी जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है और महाधिवक्ता होते हैं। उसी क्रम में हमने राज्यपाल को पढ़ के समाप्त कर लिया। अब हम मुख्यमंत्री को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये डिस्क्लेमर जरूरी था ताकि आप पीछे से थोड़ा कनेक्ट कर पाए। मुख्यमंत्री जब किसी विधानसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आती है तो जो मीडिया वाले होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा एपिसोड बनाते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री हैं, खूब शोर शराबा होता है। जनता से जाकर के कुछ सिलेक्टिव लोगों से जाकर पूछेंगे, भैया किसको वोट दोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, और थोड़ा बहुत ले करके अपना चलाते रहते हैं। आते हैं अपनी क्लास पर। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा है। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को देखते हैं। मुख्यमंत्री हमें पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। बस इतनी सी बात मुख्यमंत्री के बारे में लिखी हुई है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसको नियुक्त करेगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, इन सब के बारे में संविधान एकदम साइलेंट मोड में है। ठीक है, तो इतना सा डायरेक्शन है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन भर नहीं है। बहुत सारे रीति रिवाज हैं, राजनीतिक रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं जिनके आधार पर वो सारी चीज़ें होती हैं। उसे हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि यह राज्य का मुखिया होता है। यह राज्य का मुखिया होता है। यह राज्य का मुखिया होता है। जबकि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और ये वास्तविक शक्ति धारण करता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, और राज्यपाल केवल दिखाने के लिए ही शक्ति उसके पास होती है, वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री का सामान्य सा परिचय। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि राज्यपाल किसी को मुंह उठाए और मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दे। उसकी भी कुछ कंडीशंस होते होंगी। क्या कंडीशंस होते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट आपका होगा
जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद में अलग अलग दल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपना एक नेता चुनता है और वो जिस व्यक्ति को नेता चुनता है राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? विधानसभा चुनाव के उपरांत विधानसभा चुनाव के उपरांत विधानसभा चुनाव के उपरांत जिस दल को बहुमत हासिल होता है उस दल के नेता को राज्यपाल सीएम में लिख रहा हूं, मुख्य सीएम या मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जिस दल का बहुमत होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब बहुमत के लिए पैरामीटर्स क्या हैं? तो हर राज्य के लिए अलग अलग है, उसमें कितनी सीटें हैं। तो होता क्या है कि कुल जो सदस्य होते हैं किसी विधानसभा में 50% से अधिक जिसके पास होते हैं उसको पूर्ण बहुमत कहा जाता है। जिसके पास बहुमत है उस दल को बुला लेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, और ये खूब होता है, ऐसे प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अभी महाराष्ट्र की सरकार जो चल रही है वो ऐसे ही कंडीशन में फंस गई थी। तो हुआ क्या कि वहाँ पर एक पार्टी थी आपकी बीजेपी, दूसरी थी आपकी शिवसेना और तीसरी थी आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शायद इसका यही नाम है, छुपी हो, एनसीपी, शरद पवार वाली पार्टी। तो ये तीन पार्टियां थीं और एक स्टेक होल्डर इसमें था कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस, ये इतनी पार्टियां थी जिनको सीटें मिली थी। अब ये स्थिति हुआ कि सबसे ज्यादा सीट किसको मिला? बीजेपी को। बीजेपी और शिवसेना ने अलायंस के साथ चुनाव लड़ा। दोनों लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। ठीक है, चुनाव के जिस दिन परिणाम आए उस दिन सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, शिवसेना को सीटें बीजेपी से कम मिली और एनसीपी और कांग्रेस को भी सीटें कम मिली। अच्छा, हुआ क्या कि बीजेपी को सीट तो ज़्यादा मिली लेकिन इतनी नहीं मिली कि वो सरकार बना ली, यानी कि बहुमत का आंकड़ा वो नहीं छू पाए। ऐसे केस में हुआ क्या कि बीजेपी और शिवसेना चूंकि एक साथ में लड़े थे तो भाई सामान्यतः ये लगा कि चलो अब सरकार बनेगी, भाई बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी, क्योंकि वो साथ में चुनाव लड़े और दोनों को मिला करके बहुमत का आंकड़ा पूरा हो रहा था। लेकिन उसी वक्त अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो हमें आप मुख्यमंत्री बनाइए। अब उनका कुछ भी जो डील रहा हो उससे हमें नहीं मतलब है, हमें बस संदर्भ समझना है। तो क्या हुआ कि इनसे इनकी बात नहीं बन पाई तो ये तीन लोग इकट्ठे मिल गए, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, और इन तीनों लोगों ने पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर लिया, चुनाव के बाद अलायंस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में सरकार बना ली। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये अलग अलग दल के पास मिला करके बहुमत बनता है तो ये अलग अलग दल के लोग अपना एक नेता चुनते हैं और राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और इस केस में क्या हुआ था कि जो आपके उद्धव ठाकरे हैं उनको इन तीनों पार्टियों ने अपना नेता चुना और उनको राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। तो जो दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे उसमें यही लिखेंगे
दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, यदि किसी दल को बहुमत ना प्राप्त हो, यदि किसी दल को बहुमत ना प्राप्त हो तो कई दलों ने मिलकर जिसे अपना नेता चुना हो, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब मैं सारे एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र से ही समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर अभी कुछ दिन पहले इससे बवाल हुए थे। चलिए, एक केस तो ये हो गया जिसमें भी वर्तमान में सरकार चल रही है महाराष्ट्र की। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के नेता थे और उससे पहले मुख्यमंत्री भी थे, वो मुख्यमंत्री बने एक रात के लिए। हुआ क्या कि देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार ने एक चिट्ठी तैयार की, जिस चिट्ठी में यह दावा किया कि हमारे पास पूर्ण बहुमत जैसी स्थिति है, और फिर राज्यपाल के पास राजभवन में पहुंच गए। राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी ने उस चिट्ठी को देखा और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, बहुमत तो था ही नहीं बहुमत। लेकिन मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के पीछे राज्यपाल का जो विवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जो राज्यपाल का विवेक है। अब जो विवेक है ना, वो बहुत ज़्यादा कोई उसका परिष्कृत रूप नहीं है कि कह सकते हैं ये विवेक अगर है तो सही ही काम होगा, कोई ज़रूरी नहीं। अब राज्यपाल किसके सहारे पर काम करता है? केंद्र सरकार के सहारे पर। केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की, ठीक है। तो वो किसके सुनेंगे? बीजेपी के नेताओं की। बहुत ऑब्वियस सी बात है, राजनीति में कुछ छिपी हुई बात नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या कि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी। तो क्या ये सवाल ये बनता है, क्या राज्यपाल ये कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल यदि यह देखता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो यह दावा करे। और वो दावा किसके नज़र में होना चाहिए? राज्यपाल की नज़र में सही होना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मेरे पास नंबर्स हैं, तो राज्यपाल उससे मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद सदन में उन्हें अपनी विश्वास मत को सिद्ध करना होता है। विश्वास मत पर वोटिंग होती है और यदि उनके पास नंबर्स हैं तो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो तीसरा पॉइंट होगा नियुक्ति में, राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते उसे अपना बहुमत सदन में सिद्ध करना होता है।
सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, अब उससे अपना बहुमत सिद्ध करना है। यदि वो बहुमत सिद्ध कर पाता है तो वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। एक कंडीशन और होता है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ही योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जिस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ना ही वो विधान परिषद के सदस्य थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का नेता होता है, राज्य में 2 सदन होते हैं या कई राज्यों में 1 ही सदन है, तो जिस सदन जो भी सदन उपस्थित हो उस सदन का नेता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री फिर वो बने कैसे योगी आदित्यनाथ? तो इसके जवाब में यह है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कर दिया, बाद में वो विधान परिषद से आ गए और मुख्यमंत्री पद पर अपने बने रहे। अभी एक केस देखेंगे कि ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो अपना सीट हार गई शुभेंदु अधिकारी से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से अपना सीट हार गई नंदीग्राम विधानसभा से, लेकिन वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब 6 महीने के भीतर, जिस दिन उन्होंने अपने पद को ज्वाइन किया, 6 महीने के भीतर उन्हें उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा, नहीं तो अपना पद छोड़ना होगा। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, नहीं तो विधान परिषद से आ जाती, क्योंकि वो आसान होता है। उन्हें अब चुनाव लड़कर जीतना ही होगा, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। तो अगला जो पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को, यहां पर किसी भी व्यक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि वो 10 साल का हो तो कर देंगे। वो जो आयु की योग्यता है, बाकी जो सारी योग्यताएं वो पूरा करता हो, जैसे वो विकृत मानसिकता का ना हो, वो दिवालिया ना हो, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो, ये सारे कंडीशंस उसको फॉलो करने होते हैं। बस वो सदस्य नहीं, इस बात के लिए ये कंडीशन है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को सीएम नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को सीएम नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के भीतर राज्य के विधानमंडल का सदस्य, बशर्ते उसे 6 माह के भीतर राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये इतने कंडीशंस होते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वह सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। विधानसभा 5 वर्ष की होती है, अगर उसको एक्सटेंशन ना मिला हो किसी कारणवश, लोकसभा भी 5 साल की ही होती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो मुख्यमंत्री का कार्य सामान्यतः कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का जो पद है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त है, अतः वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो उसका कोई स्पष्ट कार्यकाल नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री का स्पष्ट कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, पद को धारण करता है। क्योंकि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, तो इसीलिए उसका जो कार्यकाल है वो टेन्योर जो उसका है वो निर्धारित नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा वो अपना पद छोड़ रहे हैं, तो अभी उनका 5 साल नहीं पूरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अपना पद छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री 5 साल रहेगा। अगर विधानसभा का कार्यकाल फिक्स है, विधानसभा 5 साल से ऊपर नहीं रह सकती, लोकसभा 5 साल से ऊपर नहीं हो सकती अगर एक्सटेंशन ना दिया जाए किसी कारणवश। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है वह क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। तो वो अपने पद पर उतना ही देर रह सकता है जितना देर तक उसे राज्यपाल पसंद करते हैं। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि राज्यपाल ऐसे मुंह उठाए किसी मुख्यमंत्री को हटा दे, ऐसा नहीं होता है। जब कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है, ठीक है, जब कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है तब राज्यपाल उसे उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे अगला, यदि सदन में सीएम विश्वास मत खो देता है, विश्वास मत खो देता है, तो राज्यपाल उसे उसके पद से हटा सकता है। तो राज्यपाल उसे उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। ये प्रक्रिया है उसे हटाने की, बाकी और कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, ये कंडीशन ही हो सकता है हटाने का कि मुख्यमंत्री स्वयं हट जाए, या मुख्यमंत्री स्वयं ये चाहे कि विधानसभा भंग हो जाए तो सलाह दे सकता है राज्यपाल को, राज्यपाल को भंग करना होगा। बाकी कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने मुख्यमंत्री पद का परिचय, उसकी नियुक्ति और उसके कार्यकाल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।